हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम बेसिक टिम्बर, सीमेंट, ब्रिक्स, लाइम इन सब पे बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स देख लिए होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक है हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। बिना विलंब करते हुए, विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन जोन इन कंक्रीट इज। तो ट्रांजिशन जोन हमारे कंक्रीट में क्या डिफाइन करता है? कंक्रीट श्रिंक्स वेल, अलाउड टू ड्राई इन एयर एट लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका तो कोई लेना देना नहीं है। टाइम वेयर कंक्रीट ट्रांसफर फ्रॉम वेट टू ड्राई फॉर्म, जब वेट से ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, क्या उसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं? तो ये भी एक थोड़ा कंफ्यूजिंग हम ऑप्शन की तरह इसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन सी ऑप्शन कह रहा है कि जोन बिटवीन एग्रीगेट एंड हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। तो ये जो हमारा जोन होता है, जो हमारे एग्रीगेट्स हम यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट हो गया, हमारा कोर्स एग्रीगेट हो गया, और जो हमारा हाइड्रेटेड सीमेंट होता है, इनके बीच की जो जोन है हम उसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, प्लीज नोट इन दिस इन योर नोट्स में अपने इंक्लूड करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर गिवन लेंथ हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 45 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 40 सेंटीमीटर। डैम इजी क्वेश्चन, आप देख सकते हो। बस हमें वॉल्यूम पूछा और हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू डेप्थ। वेल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा सब सेंटीमीटर में, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0.45 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.4। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 0.135 मीटर क्यूब। 0.135 मीटर क्यूब आपकी वैल्यू आएगी, जो कि हमारा डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ सॉफिट्स फॉर्मवर्क टू बीम्स props to be refixed immediately after removal of फॉर्मवर्क। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारी एक टेबल है जो हमें बेसिकली याद होनी चाहिए। वेल, यहाँ पर सबसे पहले उस टेबल को डिस्कस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एसएससी जेईई 2021 में पूछा गया है और ये हर साल इस टॉपिक से, इस टेबल से एक क्वेश्चन आता है। तो टेबल क्या कहता है? सबसे पहले हमें एक देखना है टाइप ऑफ फॉर्मवर्क। तो बहुत ही तसल्ली से ये देखना है हमें। यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ फॉर्मवर्क, यहाँ पर हमारी फॉर्मवर्क के टाइप्स लिखे रहेंगे, और इधर हमारा कितना, हमारा मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए, मिनिमम कितना रिमूविंग टाइम पीरियड होना चाहिए, मिनिमम रिमूविंग टाइम पीरियड हमारा कितना टाइम पीरियड, हम कितने देर में हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा जो टाइम पीरियड है हमें पता होना चाहिए। वेल, अगर हम बात करें, सबसे पहला हमारा होता है वर्टिकल फॉर्मवर्क कॉलम वॉल्स के लिए। तो वर्टिकल फॉर्मवर्क, जो हमारा कॉलम वॉल्स है, वहां पे जो हमारा कितना फॉर्मवर्क के लिए टाइम पीरियड चाहिए। तो वर्टिकल फॉर्मवर्क बेसिकली कॉलम वॉल्स के लिए हमारा 16 से 24 आवर के लिए चलता है। तो ये 16 to 24 आवर्स के लिए हम इसको एप्लीकेबल मानते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है सॉफिट फॉर्मवर्क जो हमारा सॉफिट फॉर्मवर्क है, इसके लिए स्लैब के लिए हमारा होता है। अगर स्लैब की बात करें तो वो हमारा 3 डेज है। स्लैब के लिए अगर हम बात करें, मिनिमम टाइम पीरियड कितना है, 3 डेज। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स, अगर हम बात करें, फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स के लिए, सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स के लिए अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 7 डेज हमें मिनिमम रिमूविंग टाइम पीरियड देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रॉप्स टू स्लैब, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा है हमारा, नेक्स्ट हमारा प्रॉप्स टू स्लैब, जिसमें पहला है स्पैन हमारा कितना होना चाहिए, स्पैन शुड बी अप टू 4.5 मीटर। इसके लिए हमारा कितना रहना चाहिए, प्रॉप टू स्लैब में हमारा मिनिमम टाइम पीरियड होता है 7 डेज। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो हमें 7 डेज देखने को मिलता है। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें, जो हमारा प्रॉप टू जो स्पैन है, अगर वो प्रॉप टू स्लैब के लिए जो स्पैन हमारा 4.5 ग्रेटर देन 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर से ग्रेटर है, तो वहां पर हमारा रिमूविंग टाइम पीरियड हो जाएगा 14 डेज। मिनिमम हमारा वहां पर देखने को मिलेगा आपको 14 डेज, मिनिमम आपको टाइम पीरियड वहां पे 14 डेज देखने को मिलेगा। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेज होगा। अगर यहाँ पे तो प्रॉप्स टू स्लैब था, अगर हम बात करें, अब हमारा है यहाँ पर प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेज के लिए यहाँ पर भी हमें जो स्पैन है उसकी बात करी जाती है। तो प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेज। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर स्पैन जो है हमारा 6
6 मीटर तक है, इफ स्पैन इज अप टू 6 मीटर देन द टाइम पीरियड विल बी, मिनिमम टाइम पीरियड विल बी 14 डेज। और स्पैन, अगर मेरा स्पैन जो है अगर ग्रेटर है 6 मीटर से, इट इज ग्रेटर देन 6 मीटर, तो हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 21 डेज हो जाएगा। वेल, ये हमारी टेबल आपको याद होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था जरा उसको डिस्कस करते हैं। तो वो बोल रहा है मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम। तो बेसिकली सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम की बात करें तो 7 डेज देखने को मिला था। अगर सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब होगा तो 3 डेज। यहाँ पर बीम की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 डेज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सीमेंट कंक्रीट वर्क मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन 1:2:4। तो सीमेंट का रेशियो हमें 1 दे रखा है, फाइन एग्रीगेट का 2 और कोर्स एग्रीगेट का दे रखा है 4 बाय वॉल्यूम। द फाइन एग्रीगेट इज ऑब्जर्व टू हैव अ बल्किंग ऑफ 10%। आपको बल्किंग कितने देखने को मिल रही है, 10% की। इफ करेक्शन ऑफ बल्किंग इज नॉट अप्लाइड तो व्हाट विल बी द एक्चुअल ड्राई फाइन एग्रीगेट इन द कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा जो फाइन एग्रीगेट है उसका प्रोपोर्शन कितना देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पर वेल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे को क्या बोल रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि आपको 10% की बल्किंग देखने को मिल रही है। 10% की आपको क्या देखने को मिल रही है, बल्किंग। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वेरी इजी। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस में ही आपको समझ में आ रहा है कि 2 इंटू 1 अपॉन क्या होगा, 10% से इंक्रीज करना है मतलब 1.1, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि कितना एक्चुअल ड्राई फाइन एग्रीगेट प्रेजेंट है हमारे कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन में। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर IS 456/2000, एज पर IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर प्लेन कंक्रीट एंड रिइंफोर्स्ड रिस्पेक्टिवली इन कंक्रीट वर्क्स एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट। तो अगर हमारा जो पूरा हम जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सी कोस्ट से अगर डायरेक्टली हमारा एक्सपोज हो रहा है तो PCC या प्लेन कंक्रीट में कितना मिनिमम ग्रेड यूज होगा और जो हमारा रिइंफोर्स्ड है उसमें कितना मिनिमम यूज होगा, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो सी कोस्ट से हमारा वो कर रहा है एक्सपोज, तो कौन सी कंडीशन हो जाती है, सी कोस्ट से अगर हम एक्सपोज करता है तो हमारा M20 और M30 देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली हमारा सीवियर कंडीशन है। इट इज कंसिडर्ड एज टू बी अ सीवियर कंडीशन। तो हमारे को प्लेन कंक्रीट M20 देखने को मिलती है और जो हमारा सी कोस्ट है वहां वो जो हमारा रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है वहां पर हमें मिनिमम M30 यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एज ऑफ लोडिंग इंक्रीजेज द क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट विल बी। तो अगर हम क्रीप कोफिशिएंट की बात करते हैं तो लोडिंग जिस तरीके से इंक्रीज होती जाती है इसके बीच का एक रिलेशन है। जैसे जैसे लोडिंग एज इंक्रीज हो रही है क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू साइमल्टेनियसली मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। जैसे कि अगर लोडिंग एज की बात करें यहाँ पर तो लोडिंग एज हमारा एक तो 7 डेज देखने को मिलेंगे, फिर आपको 28 डेज देखने को मिलेगा और फिर आपको 1 ईयर के लिए देखने को मिलेगा। ये तीनों वैल्यू याद भी होनी चाहिए। अब अगर हम क्रीप कोफिशिएंट की बात करें जिसको हम थीटा से अगर शो कर रहे हैं तो 1 ईयर पे आपको देखने को मिलेगा 1.1, 28 डेज पे आपको देखने को मिलता है 1.6 और यहाँ पर आपको 7 डेज पे देखने को मिलेगा 2.2। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे देखो लोडिंग एज और थीटा की वैल्यू तो वो डिक्रीज हो रही है। 7 डेज पे आपको 2.2 देखने को मिलता है, 28 डेज पे आपको 1.6 और 1 ईयर पे 1.1। तो आराम से आप टिक कर सकते हो बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे इज कंसिडर्ड टू द गैस कंडीशन। तो किस कंडीशन में हम कंसीडर करते हैं, जब हमारा जो कंक्रीट का सरफेस है जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है कंक्रीट का वो अगर वाटर जो सी वाटर के स्प्रे जो स्प्रिंकल्स उसके से एक्सपोज्ड है तो कौन सी कंडीशन है, सीवियर कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन है, वेरी सीवियर या मॉडरेट। तो यहाँ पर आप हमारे पास कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें माइल्ड कंडीशन होती है। माइल्ड कंडीशन की बात करें तो कौन सा होता है, जो कंक्रीट सरफेस है वो वेदर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट है। अगर हमारा कंक्रीट सरफेस जो है, अगर कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, प्रोटेक्टेड है वेदर के अगेंस्ट, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, अगर हमारे वेदर के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है या फिर एग्रेसिव जितनी भी कंडीशंस हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है तो वो हमारी कंडीशन होती है माइल्ड। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मॉडरेट की, फिर हमारे पास आता है एक मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन में क्या होता है कि जो कंक्रीट सरफेस है वो शेल्टर्ड है सीवियर रेन या फिर फ्रीजिंग से। तो अगर हमारा जो कंक्रीट सरफेस है यहाँ पर अगर हम मॉडरेट कंडीशन की बात करें
तो कंक्रीट सरफेस इज, कंक्रीट का जो सरफेस है, कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड है, किससे है, शेल्टर्ड है हमारा, किससे, शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन। जो हमारा कंक्रीट सरफेस है वो हमारा जो शेल्टर्ड है किससे, सीवियर रेन से, सीवियर रेन से एंड फ्रीजिंग से, और फ्रीजिंग से। तो सीवियर रेन और फ्रीजिंग से हमारा कंक्रीट सरफेस जो है वो शेल्टर्ड है। इस कंडीशन को हम मॉडरेट में कंसीडर करते हैं। वहीं पे अगर हम सीवियर की बात करें, सीवियर कंडीशन की बात करें, सीवियर में किसको कंसीडर किया जाता है, जब कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड है हमारी सीवियर रेन, ऑल्टरनेट वेटिंग, ड्राइंग या फिर ओकेजनली फ्रीजिंग को। तो यहाँ पर हमारा कंक्रीट सरफेस, जो ये CS का मतलब है कंक्रीट सरफेस, ये एक्सपोज्ड है। किस किस कंडीशन को एक्सपोज्ड है, तो हम सीवियर कंडीशन मानेंगे। तो जो हमारा कंक्रीट सरफेस है वो एक्सपोज्ड है किस किस चीज के लिए, या तो सीवियर रेन, बहुत ज्यादा भारी मूसलाधार बारिश हो रही है, सीवियर रेन के लिए। फिर अगर हम बात करें ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, अगर ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग आपको देखने को मिल रहा है, कभी बारिश हो रही है फिर सूख जा रहा है, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग में, तो हम यहाँ पर भी सीवियर कंडीशन मानते हैं ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग में। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, और एक और क्या देखा जाता है, ओकेजनली फ्रीजिंग के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका क्या, फ्रीजिंग को भी कंसीडर किया जाता है। ओकेजनली फ्रीजिंग में भी हमारा सीवियर कंडीशन कंसीडर की जाती है। वेल अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक और है, सीवियर के बाद हो गया माइल्ड, हो गया मॉडरेट, हो गया सीवियर, हो गया, अब हमारा आता है वेरी सीवियर। वेरी सीवियर के लिए क्या क्या कंडीशन को हम, अगर क्या कंक्रीट सरफेस को एक्सपोजर हो रहा है तो हम वेरी सीवियर बोलेंगे। तो अगर मेरा जो कंक्रीट का सरफेस है, जो मेरा कंक्रीट का सरफेस है वो कंप्लीटली इमर्ज्ड है सी वाटर में, तो कंक्रीट जो है कंप्लीटली, इट इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड। इमर्ज्ड मतलब क्या है, उसके कांटेक्ट में है बकायदा पूरा, तो कम्प्लीटली इमर्ज्ड है वाटर में, वो भी कौन सा, सी वाटर में। तो कम्प्लीटली इमर्ज्ड है इन सी वाटर, तो उसको हम वेरी सीवियर कंडीशन बोलते हैं, सी वाटर में इमर्ज्ड है। या फिर एक्सपोज है, एक्सपोजर है उसका कोस्टल एनवायरनमेंट से, एक्सपोजर है किससे, कोस्टल एनवायरनमेंट से। अगर एक्सपोजर है उसका कोस्टल एनवायरनमेंट से, तो उसको हम वेरी सीवियर कंडीशन में कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा वेरी सीवियर कंडीशन में कंसीडर होता है। तो एक्सपोजर है कोस्टल एनवायरनमेंट के लिए। और एक और पॉइंट जो कि हमारा क्वेश्चन में भी पूछा गया है वो क्या है, कि सी वाटर का स्प्रे जब इससे कांटेक्ट होता है, तो हमारा जो कंक्रीट है उससे जब सी वाटर स्प्रे हमारा कांटेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी सीवियर कंसीडर करते हैं। और लास्ट क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन, जब हमारा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली बहुत ज्यादा बरिड है अंडर वाटर, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है कंक्रीट का वो बरिड है अंडर वाटर, बरिड है, बरिड अंडर वाटर, या फिर बहुत हैवी केमिकल्स के कांटेक्ट में है, बरिड अंडर वाटर है, या फिर हमारे हैवी केमिकल्स के कांटेक्ट में है, हैवी केमिकल्स के कांटेक्ट में है, या टाइडल जो है हमारा, टाइडल एक्सपोजर है उसका, अगर टाइडल जोन के एक्सपोजर में है, टाइड्स जो आती हैं तो टाइडल जोन के एक्सपोजर में है, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है हमारे एक्सट्रीम कंडीशन में कंसिडर किए जाते हैं। वेल अभी क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो स्प्रे है हमारा सी वाटर का स्प्रे लगेगा तो उसे किस कंडीशन में देखेंगे, तो वो वेरी सीवियर देखा जाएगा। दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सीवियर में उसको हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट इज। तो मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो दो बातों पर डिपेंड करती है। मैच्योरिटी क्या है, ये हमारे डिपेंड करती है, एक तो क्यूरिंग पीरियड कितना है, क्वेरिंग पीरियड कितना है, जो हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, क्वेर करते हैं हम, वाटर प्रोवाइड करते हैं हमारी कंक्रीट को, और जो टेम्परेचर है क्वेरिंग का वो क्या है। तो जो हमारा मैच्योरिटी है वो इन दोनों का रिलेशनशिप है, कि एक तो क्वेरिंग पीरियड कितना है, नॉट क्वेरिंग मेथड, क्वेरिंग पीरियड कितना है और टेम्परेचर ऑफ क्वेरिंग कितना है, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड टू राइज टू द सरफेस व्हाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग इज कॉल्ड। तो जब हम फ्रेश कंक्रीट को प्लेस कर रहे होते हैं, बेसिकली जब कंक्रीट को प्लेस किया जा रहा है तो जो वाटर है वो सरफेस पे राइज होके आ जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, बल्किंग या फिर क्रीप। तो अगर हम बात करें क्रीप क्या है, जब आपको उसमें इलोंगेशन देखने को मिलता है, उसमें कुछ टाइम के साथ हमें अपनी जो श्रिंकेज देखने को मिलता है वो क्रीप है। अगर हम बात करें बल्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जब वाटर हम डाल देते हैं फाइन एग्रीगेट में तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बल्किंग बोलते हैं।
जब हम कंक्रीट को प्लेस कर रहे होते हैं और जो वाटर हमारा टेंड ऊपर होके आ जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम ब्लीडिंग कहते हैं। और सेग्रीगेशन क्या है, जब हमने कंक्रीट को प्लेस किया और जितने भी मटेरियल से वो बनाए और सारे मटेरियल एक अलग हो जाते हैं, तो उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। वेल, तो यहाँ पर अभी हमारा ब्लीडिंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट बिल्कुल सेग्रीगेशन से ही पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ वाटर, सारी जो चीजें वाटर, सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट, एग्रीगेट से मिलके बना है, तो उन सबका सेपरेशन ऑफ वाटर, सैंड, सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंडर कांस्टेंट लोड, तो एक कांस्टेंट लोड लग रहा है, क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, तो क्रीप देखने को मिलता है जो, तो वो बेसिकली टाइम डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मॉइस्चर डिपेंडेंट है, या किसी से भी डिपेंड नहीं करता। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड पे हमें क्रीप देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली ये टाइम डिपेंडेंट हमारी प्रॉपर्टी है। जब कांस्टेंट लोड किसी भी मटेरियल पे लगता है तो क्रीप देखने को मिलता है, जो कि एक टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेरिंग इज नॉट टू, तो हमारा जो क्वेरिंग है बेसिकली जो हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है या फिर क्यों नहीं, मतलब इज नॉट टू, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो क्या हमें स्ट्रेंथ कम करने के लिए हम क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली कंक्रीट में से जो बहुत ज्यादा हीट लॉस होता है, अगर बहुत ज्यादा हीट लॉस होगा और हम क्योरिंग नहीं करेंगे तो हमें श्रिंकेज देखने को मिलेगी। तो श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए तो किया जाता है, बट इट इज आस्किंग कि क्यों नहीं किया जाता है। तो स्ट्रेंथ को कम करने के लिए यूज नहीं किया जाता। प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, ये भी करेक्ट है। प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, ये भी करेक्ट है। तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इट इज नॉट डन फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारा वो ईएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रिगार्ड रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट। तो अगर हम बात करते हैं कंक्रीट की से रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, जिसमें वो बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है डील्स विद द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रियोलॉजी क्या है, जो साइंस है जो कि इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या डिफॉर्मेशन और क्या फ्लो ऑफ मटेरियल देखने को मिलता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं, रेट ऑफ स्ट्रेन एंड रेट ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ा जाता है। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, इनके बारे में पढ़ा जाता है। तो रियोलॉजी क्या कहती है कि हम इसमें स्ट्रेंथ के बारे में डील करते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में डील करते हैं। हम इसमें डील करते हैं डिफॉर्मेशन कितना आपको देखने को मिलेगा कंक्रीट में, ये भी करेक्ट बात है। स्टडी अबाउट द डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही बात है, फ्लो के बारे में भी डिस्कस करते हैं। और टाइम के साथ या फिर रेट ऑफ शियर एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये चारों ही पॉइंट करेक्ट है। हम इसमें चारों की चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी ईएससी 2019 में पूछा गया और ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में भी पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको डिस्कस करना है, जिसमें V क्या है, पल्स वेलोसिटी दिखा रहा है, N क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी शो करता है, और L क्या है, डिस्टेंस है ट्रांसड्यूसर्स के बीच में। तो पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला किससे रिलेट करते हैं, ये ऑप्शन तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट इसमें प्लस माइनस का गलती है। एक हिंट दे सकती हूँ कि न्यूमरेटर में माइनस होता है और नीचे हमारा माइनस प्लस दोनों आता है। तो आपको जरा ऑप्शन बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज डिस्क्राइबिंग द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्रेश कंक्रीट। तो अगर हम रियोलॉजिकल बिहेवियर की बात करें, जिसमें अभी हमने देखा कि फ्लो के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो ये क्या है बता रहा है, क्या ये न्यूटोनियन फ्लो है या नॉन न्यूटोनियन फ्लो है। अगर न्यूटोनियन है तो नॉन न्यूटोनियन नहीं होगा, और न्यूटोनियन है तो नॉन न्यूटोनियन नहीं होगा। पहली बात तो अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर कह रही हूँ, फ्रेश कंक्रीट जो होता है वो नॉन न्यूटोनियन है। और नॉन न्यूटोनियन है, इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो होगा आपको, जो शेयर स्ट्रेंथ का रेशियो है वो किस पे डिपेंड करेगा, शेयर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। और वो हमारा जो रेशियो है बेसिकली वो शेयर स्ट्रेस अप टू शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है शेयर रेट पे। तो नॉन न्यूटोनियन है, डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि नॉन न्यूटोनियन का मतलब ये है, नॉन न्यूटोनियन की डेफिनेशन एक तरीके से डिफाइन की गई। That means 2 and 4 option is the correct answer of this question, which means कि B option is the correct answer. Well, अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है कमेंट सेक्शन में कि फॉर्मूला कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।